क्या आप सच में अकेले हैं या फिर कोई है जो अंधेरे कोनों से आपकी हर सांस, हर धड़कन को गिन रहा है? हम अक्सर अपनी बनाई हुई सुरक्षित दुनिया में जीते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी। जहां सन्नाटा चीखता है, वहां चेतावनी देती हैं और परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। आज हम जिन गहराइयों में उतरने वाले हैं, वहाँ लॉजिक काम नहीं करता, वहाँ सिर्फ खौफ का राज है। चाहे वो जंगल का दम घोटू सन्नाटा हो या वीरान हाईवे का अंतहीन सफर, मौत कहीं भी किसी रूप में आपका इंतजार कर रही हो सकती है। अपने दिल को मजबूत कर लीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वो सिर्फ कहानियां नहीं है, आपके सबसे बुरे सपने की दस्तक है। द साइलेंस ऑफ अ ब्लाइंड मैन्स हॉलो। एपलांचन माउंटेन के बारे में एक बात कही जाती है, ये पहाड़ियाँ हड्डियों से भी पुरानी हैं, और जब कोई चीज़ इतनी पुरानी होती है तो उसे इंसानों की मौजूदगी पसंद नहीं आती, वो हमें घुसपैठिया मानते हैं। मेरा नाम ट्रेविस है, मैं एक साउंडस्केप आर्टिस्ट हूँ। मेरा काम दुनिया की सबसे शांत जगहों पर जाकर कुदरत की आवाज़ें रिकॉर्ड करना है। हवा का पेड़ों से टकराना, नदी का बहना, बारिश की बूंदें। मैं प्योर ऑडियो की तलाश में वेस्टर्न वर्जीनिया के सबसे गहरे और वीराने हिस्सों में आया था, जिसे नक्शे पर ब्लाइंड मैन्स हॉलो कहा जाता है। ये जगह एक डेड जोन थी। यहाँ सेलफोन नेटवर्क तो छोड़िए, रेडियो सिग्नल भी नहीं आते हैं। मैं अपनी कार को एक पुरानी लॉजिंग रोड के किनारे पार्क किया और अपना भारी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लेकर जंगल के अंदर पैदल निकल पड़ा। मेरा प्लान था कि मैं घाटी के बीचों बीच, जहाँ इंसानी शोर बिल्कुल ज़ीरो हो, वहाँ अपना टेंट लगाऊं और 48 घंटों तक रिकॉर्डिंग करूं। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दोपहर का समय था। जंगल बहुत घना था। यहाँ के पेड़, कायमोर और ओक इतने विशाल थे कि उन्होंने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। नीचे सिर्फ धुंधली रोशनी और नमी थी। मैंने अपना टेंट सेट किया। मैंने अपने हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स को अलग अलग दिशाओं में लगाया और अपने डिजिटल रिकॉर्डर्स को चालू कर दिया। मैंने हेडफोन्स लगाए और आंखें बंद करके सुनने लगा। शुरू के कुछ घंटे शानदार थे। पक्षियों की चहचहाहट, सूखी पत्तियों पर गिलहरियों के दौड़ने की आवाज़ और दूर कहीं एक झरने का शोर। ये बिल्कुल वही था जिसके लिए मैं यहाँ आया था। लेकिन शाम होते होते जंगल का मिजाज बदलने लगा था। सूरज ढलने के साथ ही एक अजीब सी ठंडक हवा में घुल गई। और फिर वो हुआ जो किसी भी साउंड इंजीनियर का सबसे बुरा सपना होता है, सन्नाटा। अचानक जंगल की सारी आवाज़ें बंद हो गई। पक्षी चुप हो गए, कीड़ों ने आवाज़ करना बंद कर दिया, हवा भी रुक गई। ये पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं था, यहाँ एक भारी दमदार सन्नाटा था, जिसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो क्योंकि कोई गुजर रहा हो। मैं अपने रिकॉर्डर की स्क्रीन को देख रहा था। साउंड वेव्स की लाइंस बिल्कुल फ्लैट थी। तभी मेरे हेडफोन में एक आवाज़ आई। ये आवाज़ माइक्रोफोन नंबर 3 से आ रही थी, जो मैंने कैंप से 50 मीटर दूर एक गुफा के मुहाने के पास लगाया था। ये पत्थर टकराने की आवाज़ नहीं थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई अपनी जीभ को तालू से लगाकर आवाज़ निकाल रहा हो। मैं टेंट से बाहर निकला। अंधेरा हो चुका था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और उस दिशा में रोशनी मारी। कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और अंधेरा था। मैं वापस अंदर आया और रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके सुनने लगा। मैंने वॉल्यूम बढ़ाया और उसके बाद एक सांस लेने की आवाज़, गहरी रसीली सांस, और फिर एक फुसफुसाहट। ट्रेविस। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं यहाँ हूँ। यहाँ तक कि रेंजर स्टेशन पर भी मैंने सिर्फ अपना गाड़ी का नंबर लिखवाया था, अपना नाम नहीं। तो इस जंगल में कोई मेरा नाम कैसे जानता है?
मैंने सोचा कि शायद कोई लोकल पहाड़ी आदमी मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। एपलांचियन के लोग पहाड़ी लोगों को पसंद नहीं करते। हे, कौन है? मैं चिल्लाया। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सामने आओ। मेरी आवाज़ जंगल में गूंजी और वहीं ख़त्म हो गई। सामने से कोई जवाब नहीं आया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात अपने हेडफोन्स लगाकर बैठा रहा और छोटी सी आवाज़ को सुनता रहा। रात के करीब 2 बजे माइक्रोफोन नंबर 2 ने कुछ पिक किया। किसी के चलने की आवाज़। कदम काफ़ी ज़्यादा भारी थे। थप थप थप। गीली मिट्टी पर चलने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि कदमों की ताल गलत थे। एक इंसान 2 पैरों पर चलता है, 1 2 1 2। एक जानवर 4 पैरों पर चलता है, 1 2 3 4। ये चीज कुछ इरेगुलर थी। थप घसीट, थप थप घसीट, जैसे कोई टूटी हुई टांग के साथ चल रहा हो, या शायद उसे चलना नहीं आता हो। आवाज मेरे टेंट की तरफ आ रही थी। मैं अपनी बियर स्प्रे और एक बड़ा हंटिंग नाइफ अपने पास रख लिया। मैं सांस रोककर टेंट की जिप को घूरता रहा। कदम टेंट के बिल्कुल पास आकर रुक गए। मैं कपड़े की दूसरी तरफ किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता था। एक तेज सड़ी हुई गंध, जैसे गीले कुत्ते और बासी मांस की बदबू हो, टेंट के अंदर आने लगी। फिर एक लंबी उंगली ने टेंट के कपड़े को बाहर से धीरे से दबाया। वो उंगली बहुत लंबी थी। उसका नाखून, वो नाखून कपड़े को खरोंच रहा था। ट्रेविस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज एक छोटे बच्चे की थी, बिल्कुल मासूम और डरी हुई आवाज। मुझे ठंड लग रही है ट्रेविस, प्लीज। एपलांचियन का एक नियम है, अगर रात को जंगल में आपको कोई रोता हुआ बच्चा सुनाई दे या कोई मदद मांगे तो कभी मत जाना, कभी जवाब मत देना। मुझे पता था कि यहाँ मीलों तक कोई बच्चा नहीं हो सकता। चले जाओ, मैंने अपनी आवाज को भारी बनाकर कहा। मेरे पास हथियार है। बाहर से एक हंसी आई। वो हंसी बच्चे की नहीं थी, वो एक बूढ़े आदमी की खांसती हुई बलगम से भरी हंसी थी। हथियार खिलौने। फिर कदमों की आवाज दूर जाने लगी। थप घसीट, थप घसीट। अगली सुबह मैं वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। ये जगह ठीक नहीं थी। मुझे अपनी जान प्यारी थी। मैं बाहर निकला और अपने माइक्रोफोन्स को इकट्ठा करने गया। माइक्रोफोन नंबर 1 और माइक्रोफोन नंबर 2 अपनी जगह पर थे। लेकिन जब मैं माइक्रोफोन नंबर 3 के पास पहुंचा तो मेरा खून जम गया। माइक्रोफोन स्टैंड टूटा हुआ था और केबल को काटा नहीं गया था, उसे चबाया गया था। दांतों के निशान साफ दिख रहे थे, इंसानी दांतों के जैसे, लेकिन बहुत बड़े और नुकीले। और कीचड़ में मुझे एक फुटप्रिंट मिला। वो नंगे पैर का निशान था, साइज में मेरे बूट से भी बड़ा, लेकिन उसमें सिर्फ 3 उंगलियां थी और एड़ी पीछे की तरफ लंबी थी। मुझे तुरंत निकलना था। मैंने अपना सारा सामान अपनी कार में फेंका, लेकिन जब मैंने चाबी घुमाई इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। क्लिक क्लिक क्लिक। बैटरी डेड थी। ये नई बैटरी थी। कल रात तक सब कुछ ठीक था। मैंने बोनेट खोला, बैटरी के तार नोचे गए थे और इंजन के ऊपर मरे हुए कौवों का एक ढेर रखा था और उनके सिर गायब थे। ये एक चेतावनी थी या एक रिचुअल? अब शाम हो रही थी। एपलांचियन की घाटियों में अंधेरा बहुत जल्दी होता है। मेरे पास पैदल निकलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेन सड़क यहाँ से 10 मील दूर थी। मैं अपनी फ्लैशलाइट और चाकू लेकर पैदल चल पड़ा। अंधेरा होते ही जंगल जिंदा हो गया। इसमें भारी आवाजें माइक्रोफोन में नहीं बल्कि सीधे मेरे कानों में आ रही थी। पेड़ों के पीछे से फुसफुसाहट आ रही थी। वो जा रहा है, उसे रोको, मांस। मैं तेज कदमों से चल रहा था, पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। एक और नियम,
अगर आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो पीछे मत देखना। अगर आपने देखा तो वो समझ जाएंगे कि आप उन्हें देख सकते हैं। अचानक मेरे सामने के रास्ते पर एक फिगर आ गई। वो बस मेरे से 20 मीटर दूर खड़ी थी। वो एक आदमी जैसा लग रहा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, पुराने जमाने के, जैसे 1920 के दशक के माइनर्स के कपड़े रहते थे, बिल्कुल वैसे ही। उसका चेहरा अंधेरे में था। रास्ता बंद है बेटा। उसने एक भारी आवाज पहाड़ी लहजे में कहा। मैं रुक गया। मुझे बस घर जाना है, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता। वो आदमी हिला नहीं। मुसीबत तो तुम साथ लाए हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया। फ्लैशलाइट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां आंखें, नाक और मुंह होना चाहिए था, वहां सिर्फ चिकनी पीली त्वचा थी। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से बोल रहा था। आवाज उसके गले की त्वचा के कंपन से आ रही थी। एपलांचियन को पेमेंट चाहिए। वो मेरी तरफ लपका। मैं जंगल की तरफ भागा। रास्ते से हटकर झाड़ियों के बीच मेरे पीछे वो चीज दौड़ रही थी। वो अकेला नहीं था। जंगल के हर पेड़ के पीछे से फिगर्स निकल रही थी। पेल क्रावलर्स, दुबले पतले, सफेद, नंगे जीप। वो जमीन पर अपने चारों हाथों पैरों पर दौड़ रहे थे, मकड़ियों की तरह मेरे पीछे आ रहे थे। उनकी हड्डियां कट-कट की आवाज कर रही थी। मैं एक पहाड़ी ढलान से नीचे फिसला। कांटेदार झाड़ियों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी त्वचा छील दी। मैं एक पुरानी खाली कोयले की खदान के पास जा गिरा। वहाँ एक पुरानी जंग लगी हुई चेन लिंक बाड़ थी। मैंने बाड़ के नीचे से रेंग कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश की। मेरा बैकपैक बाड़ में फंस गया। पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी। मैंने एक ठंडे गीले हाथ को अपने एंकल पर महसूस किया। पकड़ लिया। मैं चिल्लाया और अपने दूसरे पैर से उसके मुंह पर एक लात मारी। मेरा बूट किसी नरम गीले मांस में धंस गया। उसने चीख मारी, एक ऐसी चीख और एक ऐसी आवाज के साथ जो किसी सुअर के काटने और महिला की चीख का मिश्रण थी। उसकी पकड़ ढीली हुई। मैं अपना बैग वहीं छोड़ा और बाड़ के नीचे से निकल गया। मैं सड़क तक पहुंचने तक नहीं रुका। जब मैंने हाईवे की लाइट्स देखी तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे लिफ्ट दी। उसने मेरी हालत देखकर कोई सवाल नहीं पूछा। एपलांचियन के लोग जानते हैं, वो जानते हैं कि जंगल में कुछ चीजें हैं जिनके बारे में बात नहीं की जाती। मैं वापस आ गया हूँ। मैं अब शहर में रहता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं एक साउंड आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास उस रात की रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे डिजिटल रिकॉर्डेड में सुरक्षित है, जो मेरी जैकेट की जेब में था। कल रात मैंने हिम्मत करके उस रिकॉर्डिंग को सुना। उसमें वो सन्नाटा था, फिर वो क्लिक्स की आवाज़ थी। लेकिन उसके बाद जब मैं सो रहा था, रिकॉर्डर ने एक फ्रीक्वेंसी कैप्चर की थी जो इंसानी कान नहीं सुन सकता। मैंने उसे अपने कंप्यूटर पर स्लो किया और उसकी पिच बदली। वो एक गाना था। हजारों आवाज़ें एक साथ गा रही थी, एक धीमा उदास गाना। और उस गाने के बोल थे, ट्रेविस वापस आएगा, ट्रेविस हमारा है, उसने हमारी आवाज़ सुन ली है, अब वो हमारी आवाज़ बन जाएगा। और अब जब भी मैं किसी शांत कमरे में होता हूँ, जब भी पंखा बंद होता है और सन्नाटा छाता है, मुझे अपने घर की दीवारों के अंदर से वही आवाज़ सुनाई देती है। वो सिर्फ पहाड़ों में नहीं रहते। आवाज़ें तो कहीं भी जा सकती हैं, और मुझे लगता है कि मैं उन्हें अपने साथ यहाँ ले आया हूँ। अगर आप कभी वेस्ट वर्जीनिया जाएं और आपको पूरा सन्नाटा सुनाई दे तो भागना मत, क्योंकि तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। बस अपनी आंखें बंद कर लेना और दुआ करना कि वो आपको दिलचस्प ना पाए। द ब्लीडिंग सैप ऑफ साइट 4। लकड़ी काटने का काम एक हिंसक काम है।
हम इसे हार्वेस्टिंग कहते हैं ताकि ये सुनने में अच्छा लगे, लेकिन सच ये है कि हम जंगल में घुसते हैं और उन चीज़ों की हत्या करते हैं जो हमसे हज़ारों साल पहले से वहाँ खड़ी थी। मेरा नाम माइक है। मैं वाशिंगटन स्टेट के गहरे जंगलों में साइट 4 पर एक नाइट वॉचर हूँ। ये एक एक्टिव लॉजिंग साइट है। दिन भर यहाँ बड़ी बड़ी पीली मशीनें पेलर, बुचर और स्कीडर दहाड़ती हैं और पेड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ती हैं। लेकिन रात को ये जगह किसी मशीनों के कब्रिस्तान की जैसी लगती है। कीचड़, तेल और गीली लकड़ी की गंध हवा में लटकती रहती है। मेरा काम आसान था, ये सुनिश्चित करना कि कोई इको टेररिस्ट या कोई चोर आकर हमारे लाखों डॉलर्स की मशीन को नुकसान ना पहुंचाए। मैं अपनी पिकअप ट्रक में बैठता, कॉफ़ी पीता और हर घंटे एक चक्कर लगाता। 3 दिन पहले क्रू ने एक बहुत पुराने पेड़ को काटा था, एक विशालकाय वेस्टर्न रेड सीडर। वो पेड़ इतना चौड़ा था कि उसे घेरने के लिए 6 आदमियों की ज़रूरत पड़ती। फॉरमैन ने कहा था कि वो पेड़ शायद 800 साल पुराना था। जब उन्होंने उसे काटा तो चेनसा की चेन 3 बार टूटी। एक मजदूर की बांह पर चोट भी लगी थी। उन्होंने कहा कि पेड़ लड़ रहा था। मैंने इसे उनका वहम मानकर टाल दिया। लॉजर बहुत अंधविश्वासी होते हैं। उस रात मेरी शिफ्ट शुरू हुई। बारिश हो रही थी, वो धीमी निरंतर बारिश जो सब कुछ सड़ा देती है। रात के 2 बजे मैं अपना राउंड लगाने के लिए ट्रक से बाहर निकला। मेरे हाथ में एक भारी फ्लैशलाइट थी। मैं उस जगह पहुंचा जहां कटी हुई लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था। वो विशाल सीडर का पेड़ टुकड़ों में काटकर सबसे ऊपर रखा था। उसके तने का डायमीटर मेरी ऊंचाई से भी ज़्यादा था। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, ट्रिप ट्रिप ट्रिप। बारिश की आवाज़ नहीं, ये किसी गाढ़े तरल के गिरने की आवाज़ थी। मैं ढेर के पास गया, फ्लैशलाइट की रोशनी उस विशाल तने के कटे हुए हिस्से पर डाली। पेड़ के बीचों बीच से जहाँ उसके रिंग थे, एक गाढ़ा तरल रिस रहा था। आमतौर पर सीडर का सैप साफ या हल्का पीला होता है, ये गहरा लाल था और ये बह रहा था जैसे कोई खुली हुई नस हो। मैंने अपनी उंगली से उसे छूने की गलती की। वो काफ़ी ज़्यादा गर्म था। ठंडी बारिश और रात के ठंडक के बीच वो लकड़ी गर्म थी, जैसे किसी जीवित प्राणी का शरीर हो और उसमें से खून जैसे तांबे की गंध आ रही थी। अजीब है, मैंने बुड़बुड़ाया और अपनी उंगली को पैंट से पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो लाल दाग नहीं गया। वो मेरी त्वचा पर जलन पैदा करने लगा। अचानक उस लकड़ी के ढेर के अंदर से एक आवाज़ आई, चर कड़क, जैसे लकड़ी अंदर से टूट रही हो। मैं पीछे हटा। कौन है वहाँ? मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई। ढेर के पीछे परछाइयाँ थी, लेकिन बारिश की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा। मैं वापस अपनी ट्रक की तरफ मुड़ा। तभी मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, उसे वापस जोड़ो। आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे हवा पेड़ के बीच से गुजर रही हो, लेकिन शब्द क्लियर थे। मैं रुक गया। क्या? हड्डियों को वापस जोड़ो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ वो विशाल लोहे की मशीनें जो अंधेरे में सोए हुए राक्षसों जैसी लग रही थी। मैं तेज कदमों से ट्रक की तरफ बढ़ा। जब मैं ट्रक का दरवाज़ा खोलने ही वाला था, मैंने देखा कि स्कीडर लकड़ी ढोने वाली मशीन की हेडलाइट्स अपने आप जल गई थी। तेज पीली रोशनी ने उस लकड़ी के ढेर को रोशन कर दिया और मैंने देखा उस कटे हुए विशाल पेड़ के पास कुछ खड़ा था। वो इंसान के आकार का था, लेकिन वो इंसान नहीं था। वो छाल और जड़ों से बना हुआ था। उसका शरीर उबड़ खाबड़ और गांठदार था। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस लकड़ी में एक दरार थी जो मुँह जैसी लग रही थी। वो उस लाल सैप को अपने हाथ में लेकर
उसे कटे हुए पेड़ पर मल रहा था, जैसे वो घाव को भरने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांसें अटक गईं। अचानक उस चीज ने अपना सिर मशीन की रोशनी की तरफ घुमाया। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां 2 गहरे काले छेद थे। वो मेरी तरफ इशारा करने लगा और तभी जमीन हिलने लगी। भूकंप नहीं, मेरे पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। उसमें से जड़ें बाहर निकलने लगीं, मोटी सांप जैसी जड़ें। वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने पास खड़ी बुलडोजर के टायर को जकड़ लिया था। वो मेरे ट्रक की तरफ बढ़ रही थी। मैं ट्रक के अंदर कूदा और दरवाज़ा लॉक किया। मैंने चाबी घुमाई, इंजन स्टार्ट हुआ, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। पीछे के टायर्स हवा में घूम रहे थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, मोटी जड़ों ने ट्रक के पिछले हिस्से को जकड़ लिया था और उसे हवा में उठा दिया था। नहीं नहीं नहीं, मैं चिल्लाया। सामने वो क्रीचर धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और उसके पीछे जंगल के पेड़ वो सब चल रहे थे। वो अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ रहे थे और साइड 4 की बाड़ को तोड़ते हुए अंदर आ रहे थे। जंगल अपनी जमीन वापस ले रहा था। कांच पर एक जड़ टकराई, क्रैक। विंडशील्ड पर दरार पड़ गई। वो प्राणी अब मेरी खिड़की के बिल्कुल पास था। मैंने उसका चेहरा करीब से देखा। उस दरार के अंदर मुझे दांत दिखाई दिए, लेकिन वो दांत नहीं थे। वो चेनसा की टूटी हुई कड़ियां थी जो उस पेड़ के अंदर फंस गई थी। उसने हमारे ही हथियारों को अपना हिस्सा बना लिया था। उसने अपना लकड़ी का हाथ कांच पर रखा। कांच पिघलने लगा। नहीं, पिघल नहीं रहा था, वो सड़ रहा था। कांच, रबर, मेटल सब कुछ तेजी से पुराना होकर धूल बन रहा था। मुझे जाने दो, मैंने पेड़ नहीं काटा। मैं गिड़गिड़ाया। उस क्रीचर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे सीने को छू लिया। इसके बाद मुझे असहनीय दर्द हुआ। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में गर्म तरल भर दिया हो। मैं पीछे की सीट पर जा गिरा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो क्रीचर ट्रक से दूर चला गया। वो वापस उस कटे हुए पेड़ के पास गया। उसने और बाकी चलते हुए पेड़ों ने उस कटे हुए तने को उठा लिया। एक अंतिम संस्कार की तरह वो उसे वापस जंगल में ले जाने लगे। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। सुबह जब क्रू आया तो उन्होंने मुझे ट्रक में पाया। ट्रक पूरी तरह डैमेज था, जैसे वो सालों से कबाड़ में पड़ी हो। वो मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे शायद बिजली का झटका लगा है या कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन डॉक्टर्स हैरान थे। मेरे सीने पर जहां उस क्रीचर ने छुआ था, वहां की त्वचा सख्त हो गई थी, भूरी और खुरदरी। डॉक्टर कहती हैं ये त्वचा सख्त होने की बीमारी का एक रेयर रूप है। लेकिन कल रात मैंने अपनी बाह पर एक छोटा सा फोड़ा देखा। मैंने उसे दबाया। उसमें से मवाद या खून नहीं निकला, उसमें से हल्का हरा पत्ता निकला और मेरी नसों में जो बह रहा है उसका रंग अब लाल नहीं है, वो गाढ़ा और सुनहरा हो रहा है। मुझे अब ठंड नहीं लगती। मुझे धूप में खड़ा होना अच्छा लगता है और मुझे पानी, बहुत सारा पानी चाहिए। मेरी आवाज़ बदल रही है। जब मैं बोलता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे सूखी लकड़ियाँ रगड़ रही हों। क्रू ने बताया कि साइट 4 को बंद कर दिया गया है क्योंकि जिस रात मैं वहाँ था उस रात वहाँ की सारी मशीनें जमीन के अंदर 10 फीट नीचे धंस गई थी और उस कटे हुए पेड़ का नामो निशान नहीं मिला। वो कहते हैं कि वो पेड़ चोरी हो गया। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। वो अपनी जगह से जुड़ गया है और जल्द ही मैं भी जंगल में जाऊंगा। मेरे पैर अब जूतों में फिट नहीं हो रहे। मेरी उंगलियां लंबी और सख्त हो रही हैं। मैं अभी इंसान नहीं हूँ, मैं जंगल की माफी हूँ, एक बलिदान। अगर आपको कभी जंगल में कोई ऐसी मशीन मिले जो पेड़ के बीच फंसी हो या जंग खा रही हो,
तो उसके पास मत जाना। हो सकता है कि वो कोई और वॉचमैन हो जो अब अपनी शिफ्ट कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा। द मिडनाइट माइल। हाईवे पर रात का अकेलापन अलग तरह का होता है। ये जंगल के सन्नाटे के जैसा नहीं होता। जंगल जिंदा होता है। वहाँ जानवर होते हैं, हवा होती है, लेकिन नेवाड़ा का रेगिस्तानी हाईवे एक कब्रिस्तान की तरह होता है। मीलों तक सिर्फ काली सड़क, पीली लकीरें और आपकी अपनी हेडलाइट्स की रोशनी जो अंधेरे को चीरने की असफल कोशिश करती है। मेरा नाम फ्रैंक है। मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रकर हूँ। पिछले 3 सालों से मैं अमेरिका की सड़कों पर 18 व्हीलर ट्रक चला रहा हूँ। मैंने तूफान देखे हैं, एक्सीडेंट्स देखे हैं और ऐसे पागल लोग देखे हैं जो हाईवे पर लिफ्ट मांगते हैं। लेकिन रूट 93 पर उस रात जो हुआ, उसने मुझे स्टीयरिंग व्हील छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये रात के 2 बजे का समय था। मैं फीनिक्स से लास वेगस जा रहा था। ये रास्ता बिल्कुल सीधा और वीरान था। मेरे रेडियो पर एक पुराना कंट्री सॉन्ग बज रहा था और मेरे ट्रक का इंजन एक लय में धड़धड़ा रहा था। तभी मेरी हेडलाइट्स ने उसे पकड़ा। सड़क के किनारे बजरी पर एक आदमी खड़ा था। उसने एक पुराना ग्रे सूट पहना हुआ था जो 1950 के दशक का लग रहा था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। वो सड़क की तरफ नहीं देख रहा था। उसका चेहरा रेगिस्तान के अंधेरे की तरफ था। मैंने सोचा, कोई बिजनेसमैन यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच क्या कर रहा है? शायद उसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन फिर मेरा गट इंस्टिंक्ट जाग गया। कुछ तो गलत था। उस आदमी के खड़े होने का तरीका वो बहुत स्थिर था, जैसे कोई पुतला खड़ा हो और आसपास कोई खराब गाड़ी दिख नहीं रही थी। मैंने ब्रेक से पैर हटाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। जब मैं उसके पास से गुजरा, मैंने साइड मिरर में देखा। वो हिला नहीं, उसने मुड़कर नहीं देखा, वो बस अंधेरे को घूरता रहा। पागल होगा, मैंने खुद से कहा और रेडियो का वॉल्यूम बढ़ा दिया। करीब 20 मील गुजर गए। मैं उस घटना को भूलने ही वाला था। तभी मेरी हेडलाइट ने फिर से कुछ पकड़ा। सड़क के किनारे वही ग्रे सूट, वही ब्रीफकेस। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। ये कैसे हो सकता है? मैं 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहा हूँ। कोई भी इंसान मुझे तेज दौड़कर आगे नहीं निकल सकता और पीछे से किसी गाड़ी ने मुझे ओवरटेक नहीं किया था। इस बार वो आदमी सड़क की तरफ मुड़ रहा था और जब मैं उसके पास से गुजरा, मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की। उसका चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने गीली पेंटिंग पर हाथ फेर दिया हो। जहां आंखें और नाक होना चाहिए था, वहां सिर्फ मांस के भंवर थे। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, एक बड़ी चौड़ी कटी हुई मुस्कान के साथ। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। पसीना मेरी हथेलियों में आने लगा। ये सिर्फ थकान है फ्रैंक, तुझे नींद आ रही है, मैंने जोर से कहा। मैंने डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाई और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तीसरी बार 10 मील बाद वो फिर था। इस बार वो सड़क के किनारे खड़ा नहीं था, वो सड़क की सफ़ेद पट्टी पर खड़ा था, लेन के बिल्कुल किनारे पर। और इस बार वो हिचहाइक करने के लिए अंगूठा नहीं दिखा रहा था, वो दौड़ रहा था। वो मेरे ट्रक की तरफ दौड़ रहा था, उल्टी दिशा में नहीं बल्कि मेरे साथ। मैंने एक्सकलेटर को फर्श तक दबा दिया। इंजन दहाड़ा। स्पीडोमीटर 80, 85, 90 मील प्रति घंटा तक पहुंच गया। एक भारी भरकम ट्रक के लिए ये खतरनाक रफ्तार थी। मैंने मिरर में देखा, वो आदमी मेरे ट्रक के ट्रेलर के बगल में दौड़ रहा था। उसकी टांगियां नेचुरल रूप से लंबी हो गई थी। उसके कदम 10-10 फीट के थे। उसका ग्रे सूट हवा में फड़फड़ा रहा था। वो अपना सिर खिड़की की तरफ घुमाए हुआ था और वो धुंधला चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। तो क्या है? मैंने चिल्लाया। अचानक वो गायब हो गया। सड़क खाली हो गई। मैं बुरी तरह हाफ रहा था। मैंने रफ्तार कम की।
मेरा दिल अभी भी पसलियों से टकरा रहा था। शायद वो चला गया होगा, मैंने सोचा। तभी मेरे ट्रक की कैबिन के अंदर से आवाज़ आई। पैसेंजर साइड का दरवाज़ा लॉक था, लेकिन लॉक खुलने की आवाज़ आई। मेरी नज़र उस सीट पर गई। सीट खाली थी, लेकिन सीट का कुशन ऐसे दबा हुआ था जैसे उस पर कोई बैठा हो। और डैशबोर्ड पर वहाँ वो पुराना चमड़े का ब्रीफकेस रखा हुआ था। हवा में ओजोन और जले हुए रबड़ की बदबू आ रही थी। गाड़ी रोको फ्रैंक, एक आवाज़ आई। यह आवाज़ मैंने कानों से नहीं सुनी। यह आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, सूखी खड़खड़ाती हुई आवाज़। नहीं, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। उस इनविजिबल चीज़ ने कहा। मैंने देखा कि पैसेंजर साइड की सीट बेल्ट धीरे धीरे खींच रही है और खुद ब खुद लॉक हो रही है, जैसे किसी ने उसे पहन लिया हो। तुम कौन हो? मैंने चिल्लाया। मैं वो मील हूँ जिसे तुम भूल गए हो। उसने पहेली जैसा जवाब दिया। हर सफ़र का एक टैक्स होता है फ्रैंक। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। पावर स्टीयरिंग फेल हो गया। ट्रक अचानक से भारी हो गया। लाइट्स बुझ गईं। मैं 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अंधेरे में बह रहा था। ब्रेक मत लगाना, आवाज़ ने चेतावनी दी, लेकिन डर के मारे मैंने ब्रेक पैडल पर पैर दे मारा। टायर ने चीख मारी। ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर एक तरफ झुका और पूरी ट्रक सड़क से उतरकर रेगिस्तान की रेत में जा गिरी। धूल का गुब्बारा बन गया। कांच टूटने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। मैं अपनी सीट बेल्ट में उल्टा लटका हुआ था। ट्रक पलट चुका था। मेरे सिर से खून बह रहा था। मैंने पैसेंजर साइड की तरफ देखा। वहां अब वो आदमी बैठा था, साक्षात। वो उल्टा नहीं लटक रहा था, वो सीधा बैठा था। ग्रेविटी का उस पर कोई असर नहीं था। उसका चेहरा अब मेरा था, लेकिन एक बूढ़ा गला सड़ा फ्रैंक जिसकी आंखें नहीं थी। उसने अपना ब्रीफकेस खोला। अंदर कोई दस्तावेज या पैसे नहीं थे। अंदर सिर्फ सड़क थी, एक अंतहीन काली सड़क का मिनिएचर वर्जन जो ब्रीफकेस के अंदर घूम रही थी। सफ़र खत्म नहीं हुआ है ड्राइवर, उस चीज ने कहा। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। पुलिस ने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं शायद सो गया था, लेकिन एक चीज वो समझ नहीं पाए। जब उन्हें मैं मिला तो मैं ड्राइवर सीट पर नहीं था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा था, सीट बेल्ट लगाए हुए। और ड्राइवर सीट पर एक पुराना चमड़े का ब्रीफकेस रखा हुआ था। डॉक्टर कहते हैं कि ये ट्रॉमा है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे ट्रक की बुक लॉग में एक्सीडेंट के समय की एंट्री भरी हुई है। मेरी लिखावट में नहीं, एक पुरानी सुंदर लिखावट में लिखा है डिलीवरी पेंडिंग। और अब मुझे डर लगता है, क्योंकि जब भी मैं किसी गाड़ी में बैठता हूँ, चाहे वो टैक्सी हो या बस, मुझे पैसेंजर सीट पर वजन महसूस होता है। और कल रात मैं अपने घर के बाहर सड़क पर उसे देखा। ग्रे सूट, ब्रीफकेस, वही स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। मेरा अगला ट्रिप शुरू होने वाला है और मुझे डर है कि इस बार मैं ड्राइवर नहीं बल्कि कार्गो हूँ। अगर आप कभी रात को हाईवे पर ड्राइव करें और आपको सड़क किनारे कोई ग्रे सूट में खड़ा दिखे तो रुकना मत, और भगवान के लिए अपनी खाली सीट पर बैग या कुछ सामान रख देना। उसे खाली जगह पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में ऐसी ही कहानियों के साथ।